आप आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है और शाम 5 बजे सचिवालय में ये बैठक होने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है और बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे सचिवालय में ये बैठक रखी गई है और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा होनी है। धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक है। शाम 5 बजे सचिवालय में ये बैठक होने वाली है। कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। कई प्रस्तावों को पास कराने को लेकर भी बातचीत की जा सकती है। सबसे अहम चीज आप देखिए कि सरकार के गठन के बाद हर कैबिनेट की बैठक जो है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए सिरे से एक बार फिर से सरकार को जिम्मा दिया गया है राज्य संभालने का। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह जुड़े हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। रोहित, बेहद महत्वपूर्ण है ये कैबिनेट बैठक। शाम 5 बजे का वक्त, क्या अहम प्रस्ताव इसमें पास हो सकते हैं? ये देखिए चारुल, ये जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है शाम 5 बजे उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, क्योंकि अभी उपचुनाव संपन्न हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारी मतों से चुनाव जीत कर आए हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार का जो बजट सत्र जो कि 14 जून से उत्तराखंड विधानसभा देहरादून में प्रस्तावित है, ये बहुत ही लोक लुभावन जन कल्याणकारी हो सकता है। हालांकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 3 दौर की बैठकें जो है उत्तराखंड सचिवालय में की हैं, जिसमें वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने जनता से वो जुड़े और जनता से सुझाव मांगे कि किस तरह का बजट आम जनता इस बार चाहती है उत्तराखंड सरकार से। और इसके साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है और एक ईमेल आईडी भी जारी की गई, जिसमें जनता ईमेल के जरिए अपने जो सुझाव है बजट को लेकर वो सरकार तक पहुंचा रही है, प्रेषित कर रही है। और अब तक हजारों की संख्या में जनता के सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। अध्यक्षता इस बैठक की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं करेंगे और बजट में जनता के द्वारा जो प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार को दिए गए हैं, उन प्रस्ताव को समाहित करने को लेकर चर्चा की जाएगी। और प्रयास यही होगा कि बजट जो है लोक लुभावन हो, जल कल्याणकारी हो, किसानों के फेवर में हो, महिलाओं के फेवर में हो, युवाओं के फेवर में हो, बेरोजगारों के फेवर में हो और एक तरह से बिल्कुल जनता के लिए और जनता का बजट हो, जनता के लिए और जनता का बजट हो। और इसके साथ ही आज की जो कैबिनेट बैठक है, इसमें जो करीब 2000 से अधिक ऐसे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो आउटसोर्स के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में जिनकी नियुक्तियां हुई थी और कोरोना काल में प्रथम लहर और द्वितीय लहर के दौरान उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी और हज़ारों लोगों की जान बचाई थी। और इन लोगों की सेवाएं जो है 31 मार्च को समाप्त हो गई थी और ये लोग लगातार जो है आंदोलन कर रहे थे, सचिवालय कूच कर रहे थे, सरकार का विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सरकार एक तरफ तो उन्हें कोरोना वॉरियर्स घोषित कर रही है, दूसरी तरफ उन्हें बेरोजगार किया जा रहा है। तो ऐसे में चूंकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ये कहा था कि इसके पहले वाली जो कैबिनेट बैठक है इसमें आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों के फेवर में निर्णय लिया जाएगा और उनको फिर से स्वास्थ्य विभाग में समाहित किया जाएगा। इस विषय को लेकर भी चिंतन मंथन हो सकता है, क्योंकि कोरोना काल में इन तमाम स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी सेवाएं दी है, बेहतर सेवाएं दी है, हज़ारों जिंदगियां बचाई हैं। तो ऐसे में इन 2000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग में समाहित करने को लेकर निर्णय हो सकता है। और उसके साथ ही ओपनल के द्वारा जो अलग अलग फैसले हैं जो इस कैबिनेट बैठक में लिए जाएंगे। आप बने रहिए रोहित, आगे आपसे जानकारी लेंगे। उधर देहरादून में राज्य के मरीजों को बड़ी सौगात। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सरकारी अस्पतालों में 258 पैथोलॉजी जांच अब मुफ्त होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसके दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इसके निर्देश दे दिए गए हैं। अभी 207 तरह की पैथोलॉजी जांच हो रही है मुफ्त। जांच को बढ़ाकर अब 258 करने का निर्णय लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बड़ा फैसला लिया है। तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अभी तक दरअसल पैथोलॉजी लैब में 207 तरह की जांच होती थी, लेकिन अब इन्हें बढ़ाकर 258 करने का फैसला लिया गया है। रोहित विक्रम सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, बड़ा फैसला यहाँ पर धन सिंह रावत की ओर से लिया गया है। देखिए, सबसे अहम चीज है कि स्वास्थ्य सेवाओं में हम देखते हैं कि किस तरह से जो टेस्ट होते थे पैथोलॉजी लैब के, वो काफी महंगे होते थे। ऐसे में संख्या बढ़ा दी गई है मुफ्त जांच के मामले में। बिल्कुल चारुल, और सरकार ने अपनी मंशा, जब सरकार गठन हुई थी दोबारा, जब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 2.0 का गठन हुआ और जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ, उस दिन से ही सरकार को हाईकमान के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि इस बार सरकार को जनता के लिए काम करना है, विकास के मूल मंत्र पर काम करना है। और इसी के दृष्टिगत चुनाव में चारुल, आपको याद होगा, हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि जो दृष्टिपत्र इस बार बीजेपी का तैयार हुआ था वो जनता के सुझावों के आधार पर तैयार हुआ था। और इन सुझावों में सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, ऐसे तमाम विषय थे जिनको समाहित किया गया था। और हाईकमान के द्वारा राज्य सरकार को ये निर्देशित किया गया है कि 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जो है अब हाईकमान राज्य सरकार का देखेगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो उत्तराखंड की सरकार हो। और इसी के तहत जो है अब एक कदम और आगे बढ़ाकर स्वास्थ्य महकमे में जो जनता के सुझाव प्राप्त हुए थे, गरीब जनता जो उत्तराखंड की है, जो अपना इलाज नहीं करा सकती और चिकित्सा इन तमाम चीज़ों का वहन नहीं कर सकती, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉक्टर धन सिंह रावत जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने उत्तराखंड की जनता को एक बड़ी सौगात दी है। अब तक पैथोलॉजी जांच में करीब 207 प्रकार के ऐसे टेस्ट थे जो जिला अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त किए जाते थे। अब इनकी संख्या को बढ़ाकर 258 प्रकार की ऐसी चिकित्सीय जांच जो पैथोलॉजी से संबंधित होती है वो अब जनता निःशुल्क करा सकेगी। तो ये सौगात जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की ओर से, और इसके आदेश जो है उत्तराखंड के सभी जिला अस्पतालों को जारी कर दिए गए हैं, सभी CHC सेंटर्स को जारी कर दिए गए हैं। अब उत्तराखंड की जो जनता है 258 प्रकार की पैथोलॉजी जाँच की इस सुविधा का लाभ उठा सकेगी। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में माफ कीजिएगा, एक बड़ा कदम है। आप बने रहिए रोहित, आगे आपसे जानकारी लेंगे। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाली बीजेपी सरकार में बीजेपी के ही रुड़की नगर निगम मेयर पर अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। ताजा मामला ऑडियो प्रकरण से जुड़ा है, जिसकी फॉरेंसिक जांच के बाद मेयर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जांच में ऑडियो की आवाज और मेयर की आवाज का मिलान किया गया, जिसमें दोनों आवाज एक पाई गई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शासन को भेज दी है। मेयर के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले पार्षदों ने भी इसे सच्चाई की जीत बताया और मेयर से इस्तीफे की मांग की है। गौरतलब है कि कुछ महीने पूर्व एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें काम के एवज में 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। रिश्वत की मांग करने वाली आवाज रुड़की मेयर गौरव गोयल की बताई जा रही है, जिसपे मेयर ने षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए कहा, अगर ऑडियो में आवाज मेरी निकलती है तो पद से इस्तीफा दे दूंगा। एक शहर के सम्मानित व्यक्ति जो सुबोध गुप्ता जी है, उनसे डील कर रहे थे, जिनकी कथित रूप से वो पहले इनकी ऑडियो क्लिप जारी हुई। 25 लाख रुपए का लेन देन करना चाह रहे थे। उन्होंने इनके ऊपर केस किया, फिर ये फोरेंसिक जांच में गई और फोरेंसिक जांच में ये बात सत्य पाई गई, जिसे लेकर गौरव गोयल जी ये कहते रहते थे कि भाई मैंने ये आवाज़ मेरी नहीं है, ऐसे मिमियानी लोग यहाँ बहुत है, मैं सबकी आवाज़ निकलवा दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन वो सच को आँच नहीं है। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा था कि मैं अगर ये बात सत्य पाई गई तो मैं अपने नैतिकता के आधार पर अब जो है इस पद से इस्तीफा दे दूंगा। आज मैं आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि गौरव गोयल जी कब और किस दिन अपना इस्तीफा देंगे। उधर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की थी और चंपावत उपचुनाव के दौरान सीएम ने इसको लेकर कमेटी भी गठित कर दी थी। अब कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने सरकार द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एक ही धर्म समुदाय के 4 लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई गई कमेटी में जगह दी गई, जबकि अन्य
अन्य धर्मों के लोगों को इससे दूर रखा गया। ऐसे में कैसे पारदर्शी यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य में लागू होगा? के लिए ये कवायद दिखाई पड़ती है, इसलिए क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले तो सेंटर का मामला है। दूसरा, आपने सारी जातियों, धर्मों, वर्गों, समुदायों के लिए अगर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड लाना है तो उस समिति में भी आपको सारे लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए था। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आपने 5 सदस्यीय समिति बनाई और सब एक ही धर्म के लोग हैं, एक ही समुदाय के लोग हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पक्षपात नहीं होगा, ऐसा विश्वास आप कैसे दिलाएंगे प्रदेशवासियों को? क्योंकि सारे जो वर्ग हैं उनकी मान्यताओं, परंपराओं, सभ्यताओं को समावेशी आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, लेकिन ये दिखाई कुछ और पड़ रहा है। क्योंकि जब आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं अपनी समिति में, तो फिर आगे आप कितना पक्षपात करेंगे, ये सोचनीय विषय है। नवसारी में आदिवासी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। मेरे सामने 5 लाख से भी अधिक लोग, इतना बड़ा विशाल, मुझे गर्व इस बात का होता है कि जो मेरे कालखंड में मैं नहीं कर पाया था वो आज मेरे साथी कर पा रहे हैं, और आपका प्यार बढ़ता ही जा रहा है, और इसलिए मुझे सर्वाधिक गर्व हो रहा है। नवसारी की इस पावन धरती से मैं उनाई माता मंदिर को सिर झुका करके प्रणाम करता हूं। आदिवासी सामर्थ्य और संकल्पों की इस भूमि पर गुजरात गौरव अभियान का हिस्सा बनना, ये भी मेरे लिए अपने आप में गौरवपूर्ण बात है। गुजरात का गौरव बीते 2 दशक में जो तेज विकास हुआ है, सबका विकास है, और इस विकास से पैदा हुई नई आकांक्षाएं हैं। इस गौरवशाली परंपरा को डबल इंजन की सरकार ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। आज मुझे 3000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन करने का अवसर मिला है। चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का, और अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर अन्नदाता किसान यूनियन के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हुआ है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार किसानों की लगातार अनदेखी कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द ही MSP पर कानून बने। वहीं उत्तराखंड सरकार से हरिद्वार में किसानों के लिए किसान भवन बनाने की भी मांग की गई। राष्ट्रीय सम्मेलन होता है हमारा अन्नदाता किसान यूनियन का। हर स्टेट से यहाँ पर किसान नेता पहुँचे, उन्होंने अपनी समस्याएं स्टेट की भी रखी हैं, और सेंटर की जो मुद्दे थे, जो MSP की गारंटी है, स्वामीनाथन का रिपोर्ट की बात है, आज महंगाई को लेकर के किसान इतना दब चुका है। 7.5 लाख किसानों ने भारत देश के अंदर आत्महत्याएं की हैं, वो इतना दब चुका है, आम दिखता नहीं है। महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी, उसके पास कोई साधन नहीं है किसान के पास, सिवाय अन्न के, और अन्न की खराब माटी हो रही है। क्यों MSP नहीं दे रहे? अब औने पौने दाम के ऊपर जो है ना उसको खरीदा जाता है। अब छोटा किसान है, वो क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर लेगा। उसको खाद नहीं मिलता, उसको दवाइयाँ नहीं मिलती, उसको टाइम के ऊपर कोई चीज़ नहीं मिलती। महंगाई इतनी हो गई कि वो, तो मोदी साहब से यही कह रहे हैं कि जो आपने इतना बढ़िया एक हमें तोहफा दिया था गुरु नानक देव के जन्मदिन पे, कि भाई 3 अध्यादेश कानून जो है वापस ले लिया, इसीलिए हमारी सारी क्षत्रिय बरादरी के एक दिल के अंदर आप बस गए थे, और आपने ये हमारे को देकर, और ये साथ में ये भी कहा था कि मैं जो MSP की गारंटी का कानून बनाऊंगा, वादा करता हूँ।
और मैं कमेटी बनाऊंगा। आज तक कोई कमेटी नहीं बनाई गई और ये उसी को लेके हमारी आज बहुत बड़ी चर्चा थी। और वहाँ हम दिल्ली के अंदर जो हमारा भाई प्रदीप धनखड़ जो शहीद हुआ है, वो एमएसपी की गारंटी को 18 महीने मांगता हुआ शहीद हुआ, उसका भी आज पुण्यतिथि उसी हिसाब से हमने मनाई। और हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, किसानों की मांगे एक बार फिर से उठने लगी और एमएसपी की मांग को लेकर आपको याद होगा लंबे वक्त तक अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हुआ और एक बार फिर से ये मांग हरिद्वार से उठी है। देखिए चारों लोग किसान अपनी मांगों को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम और तरह तरह के प्रदर्शन करते रहते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में भी 3 दिवसीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ है और जिसमें तमाम देश भर के किसानों ने प्रतिभाग किया है। हालांकि लगातार ही किसानों की मांगे हैं, जिस तरह से देश भर में किसानों की अनदेखी की जा रही है और जिस तरह से ये आयोजन हुआ है, तो इसमें प्रदेश के नहीं देश के कोने कोने से यहाँ पर किसान पहुंचे और किसान का साफ तौर पर कहना है, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो एमएसपी कानून है उसके लिए उसे कहीं ना कहीं बनाया जाएगा और उसके लिए कमेटी भी गठित की जाएगी। हालांकि हरिद्वार पहुंचे किसानों ने कहा है कि हरिद्वार में एक किसानों के लिए भवन बनना चाहिए और लगातार ही जिस तरह से किसानों की मांगे हैं उसको लेकर हम सड़कों पर उतरते किसान देखते हैं, लेकिन किसानों को उनका हक कब तक मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। और यहाँ पहुंचे किसानों का साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश में ही नहीं देश भर में जो किसान है वो सड़कों पर उतरकर तब तक आंदोलन करेगा तब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। चारू बिल्कुल बने रहिए संजय, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। हरिद्वार की लक्सर कोतवाली में पिछले काफी सालों से खड़े वाहनों की लक्सर पुलिस के द्वारा कोर्ट से अनुमति लेकर वाहनों की नीलामी होगी। उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार आज नीलामी की जा रही है। लक्सर कोतवाल यशपाल सिंह बिश ने बताया कि पिछले काफी सालों से कोतवाली में मोटर व्हीकल एक्ट के बाहर खड़े थे, जिनके वाहन स्वामियों द्वारा उनको छुड़वाया नहीं गया। काफ़ी सालों से थाने में एमवी एक्ट के कुछ वाहन खड़े थे जिनको उनके वाहन स्वामी द्वारा छुड़वाया नहीं गया था और 3 वाहन ऐसे थे जो माल मुकदमाती थे, तो इनके लिए भी किसी वाहन मालिक ने कोई प्रयास नहीं किया था छुड़ाने का। तो इस संबंध में हमारे द्वारा कोर्ट से अनुमति लेकर इनकी नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है। आज टोटल 67 वाहन हम नीलाम कर रहे हैं उच्च अधिकारियों के आदेश पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह बने हुए हैं। रोहित, नीलामी की प्रक्रिया अक्सर देखने को मिलती है और ऐसी ही एक प्रक्रिया होने वाली है, क्योंकि कई सारे मोटर व्हीकल एक्ट में हम देखते हैं लोगों का चालान होता है, जिसे लेने के लिए लोग सोचते हैं कि चक्कर ना काटने पड़े, कोर्ट ना जाना पड़े, पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े, तो वो इन्हें लेने भी नहीं आते और जिसके बाद इन्हें ही नीलाम किया जा रहा है। बिल्कुल चारुल, और यही प्रक्रिया जो है देहरादून में भी होने वाली है 11 जून को। और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है बहुत सारे चालान होते हैं और बहुत भारी जुर्माना ऐसे वाहन स्वामियों के ऊपर किया जाता है जो नियमों की उल्लंघन करते हैं। और भारी भरकम जुर्माना होने की वजह से और केस होने की वजह से ऐसे जो तमाम जो वाहन स्वामी हैं जिनके वाहन सीज किए जाते हैं आरटीओ ऑफिस में या फिर पुलिस के द्वारा या फिर यातायात पुलिस के द्वारा, तो ये वाहन महीनों तक सालों तक पड़े रहते हैं उन कैंपसों में और इनकी मरम्मत की जो जिम्मेदारी है वो संबंधित विभाग को करनी पड़ती है, जिसके वजह से राजस्व पर अतिरिक्त भार पड़ता है। और इसी के तहत जो है देहरादून में भी 11 जून को जो परिवहन विभाग है वहाँ पर उसके कैंपस में करीब 200 गाड़ियों की जो नीलामी की जाएगी और जिसके जो आदेश हैं या फिर इसका जो प्रचार है तमाम जो अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कर दिया गया है। और आरटीओ विभाग का कहना है कि हम चाहते हैं कि ये जो वाहन हैं जो कई महीनों से परिसर में खड़े हैं इनके खरीदार मिल जाएं ताकि ये वाहन जो हैं इनका विक्रय किया जा सके, क्योंकि इसका जो भार है मेंटेनेंस का या इसके रखरखाव का ये विभाग को करना पड़ता है। तो ये तमाम प्रक्रियाएं जो हैं संबंधित विभाग को करनी पड़ती हैं क्योंकि इससे राजस्व की हानि बहुत अधिक मात्रा में होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच चारधाम यात्रा मार्ग पर पशुओं की हो रही मौत पर एक बड़ी खबर आपको बता दें, इसको लेकर शासन अब गंभीर हो गया है। चारधाम यात्रा मार्ग में पशुओं की मौत का मामला लगातार बढ़ता जा रहा था और पशुओं की मौत पर शासन गंभीर हो गया है। सचिव पशुपालन विभाग ने निर्देश दे दिए हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 140 पशुओं की अभी तक मौत हो चुकी है। विभाग ने
अभी तक 6,880 पशुओं की स्वास्थ्य जांच कराई है। 118 पशुओं को यात्रा हेतु अयोग्य पाया गया है। अब तक विभाग ने 91 पशु मालिकों को भी चालान दे दिए हैं। 411 पशुओं को यात्रा प्रतिभाग से ब्लॉक किया गया है।